द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, अब तक मैं करीब 4 माह 10 दिन का समय समाप्त हो चुका है जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, और करीब 145 वीडियोज़ में लॉन्च कर चुका हूँ। और अब पहले मैं 1 वीडियो पर डे लॉन्च करता था, अब मैं 2 वीडियो पर डे लॉन्च करता हूँ। आप बताइए, 1 वीडियो बनाना ही कितना मुश्किल काम होता है, मैं 2 वीडियो पर डे बना रहा हूँ। मतलब फिर मेरा काम कितना बड़ा काम है, आप बताइए। पढ़ना, संभालना, इनके लिए डाटा कंपाइल करना, सोचना। तो मेरा आप भी सब लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग भी मेहनत करें। मैं जो बताता हूँ ना, उन चीज़ों को आप अपने लेवल पर भी एक्सरसाइज करें, समझें और सीखें। मतलब जब ही मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिद्ध हो पाएगा, और आप लोगों को भी कोई बेनिफिट जब भी हो पाएगा जब आप लोग भी मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के कभी आत्मनिर्भरता नहीं आती है। आप खुद भी रिसर्च करना सीखिए। मैं तरीके बताए मैंने जो। दुनिया में अगर कोई धनी हो सकता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ताकत से हो सकता है। R&D, नई चीज़ कौन लॉन्च करेगा। और तो बातें और हैं। जयपुर में एक डॉक्टर पीके सेठी थे। डॉक्टर पीके सेठी ऑर्थोपेडिशन थे, जैसे और ऑर्थोपेडिशन है वो ऑर्थोपेडिशन थे, लेकिन उन्होंने ऑर्थोपेडी के क्षेत्र में भारत में एक बहुत बड़ी महारत हासिल की थी। और उन्होंने एक जयपुर पैर के नाम से पैर का इन्वेंशन किया था। आपको मालूम हो, एक मयूरी पिक्चर आई थी। उस मयूरी पिक्चर में एक लड़की जिसका पैर कट जाता है उसको जयपुर पैर लगाया जाता है, और वो उसी रफ्तार से, वो डांसर थी पहले। पैर लगाने के बाद में उस लड़की ने प्रैक्टिस की, पैर आर्टिफिशियल पैर लगा के, और उस पैर की बदौलत वो दोबारा से वही डांस करने लग गई। उसी में बताया गया जयपुर पैर का महत्व क्या है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए। आप उसको ये मत समझिए कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है। कुछ नहीं होता है। कॉमर्स को भी तो सीखते ही हैं लोग शुरू में। कॉमर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पढ़नी है, कॉम्पिटिटर्स पढ़ने हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेनी है, और बैलेंस शीट का जहाँ तक सवाल है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। सेल कितनी है, खर्चा कितना है, प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना दिया कंपनी ने, इन्वेंट्री की क्या पोजीशन है, ये 4-5 बातें साफ लिखी हुई हैं उसमें। अब लेकिन वो एक अलग बात है कि आप देखो ही नहीं तो फिर क्या हो, मतलब बताइए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है। खैर, ये तो शुरुआती बातें हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण रोज़ाना बताता हूँ, मैं कोई बेकार की बात कभी नहीं करता हूँ। ये 15-16 मिनट का जो टाइम है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और मेरा एक ही कहना है कि बाज़ार में, चाहे वो US का मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, एक हल्ला सबसे बड़ा होता है कि साहब फला, मतलब झुंझुनवाला साहब ने साहब फला कंपनी के इतने शेयर खरीद लिए हैं, साहब मतलब विजय केडिया ने फला कंपनी के फला शेयर खरीद लिए हैं, रामदेव अग्रवाल साहब ने फला कंपनी के फला शेयर खरीद लिए हैं। लेकिन किसी ने मेरे 42 साल के करियर में मैंने इनको ये कहते हुए नहीं देखा है, भाई आज लोग इनसे कुछ आशा करते हैं, इन्होंने लाखों, हजारों, लाखों करोड़ रुपया कमाया है, तो इनसे ये आशा भी करते हैं कि भाई खरीदते समय तो तुम मत बताओ, लेकिन खरीद चुको जब तो बताओ। तो वो तो एक अलग बात है। देखिए, जो 1% से ज़्यादा होल्डिंग है वो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाती है, उसमें नाम आता है खरीदार का, वहाँ से पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन मान लो वो 3 क्वार्टर में खरीदारी करी इन्होंने, पहले क्वार्टर में 25% की, दूसरे में 40%, 30 में 60% करी,
इस तरह मान लो 1.25% की होल्डिंग है, तो आपको 6 महीने तक तो पता नहीं पड़ा भाई, तो 6 महीने का कष्ट तो निकल गया नहीं। तो इसलिए ये जो, और ये कब बेच जाते हैं कोई पता नहीं पड़ता है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। आप जो शेयर होल्डर पैटर्न आएगा 3 महीने क्वार्टरली एंड में आएगा, मतलब आएगा जब देख लेना आप क्या दिक्कत है। जब तक तो सारी मतलब नगरी लुट चुकी होती है भाई। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आर के दमानी साहब की आज तक आवाज़ नहीं सुनी किसी ने कि उनकी आवाज़ कैसी है। शक्ल तो देखी हमने फ़ोटो वगैरह कई जगह, लेकिन उनकी आवाज़ कैसी है ये हमने आज तक नहीं देखा है। झुंझुनूवाला साहब टीवी पर आते थे, विजय केडिया जी भी टीवी पर आते हैं, राकेश झुंझुनूवाला साहब जरूर कुछ बातें बताते थे, रामदेव अग्रवाल कुछ बातें बताते थे, लेकिन वो इंडिविजुअल शेयर की बात नहीं करते थे। वो ये तो कहते थे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में पैसा लगाओ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में पैसा लगाओ, लंबे टाइम तक लगाओ, हर महीने पैसा लगाओ, ये सब बातें तो वो कहते थे। और ऐसी कैसी बातें रामदेव जी भी कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि फलां शेयर को खरीद डालो, ये मेरिट्स हैं इसकी। मैंने आज तक इनको ये कहते हुए नहीं देखा है। कहते हैं उस समय, आज 10 साल बाद कहते हैं, जैसे टाइटन के बारे में समझिए आप, ये राकेश झुंझुनवाला कहा करते थे कि मैंने 30 रुपये में खरीदा। अरे भाई 100 रुपये जब हो गया था जब भी बता देते, तुम तो खरीद चुके थे ना, तो लोगों को बता देते कि यार मैंने ये शेयर खरीद रखे, मेरी ये प्लान है, मुझको ये नज़र आता है इस शेयर में। जैसे मैं बताता हूँ मतलब आपको मोबाइल पे, मतलब इस पे वीडियो में बताता हूँ मैं, हैं। तो विजय केडिया, निमेश शाह, इनकी भी कभी आवाज़ नहीं सुनी हमने। आशीष कचोरिया जी की फ़ोटो देखिए, इनकी भी कोई आवाज़ नहीं सुनी है। मुकुल अग्रवाल साहब की भी, ये भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं, इनकी भी हमने आवाज़ नहीं सुनी। इनकी होल्डिंग वगैरह का ज़रूर मालूम पड़ जाता है। डोली खन्ना चलो इतनी बड़ी नहीं है, उनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थी वो सही सिद्ध नहीं हो पाई है। वो बिल्कुल कचरा शेयर खरीदती हैं, तो वो उसमें से कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास आ देते हैं, हानि लाभ बराबर हो जाता है, थोड़ा बहुत कोई प्रॉफिट बढ़ता है। 10 में से 2 शेयर बढ़ गए और वो चाहे 100 गुना भी हो जाए, बाकी 8 शेयर तो खा गए ना उस पैसे को। दिस इज द पोजीशन। रमेश दमानी साहब भी आते हैं टीवी पर, अंग्रेजी बोलते हैं धना शूट, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं। अंग्रेजी हम भी जानते हैं, हो सकता है बोलने में अंग्रेजी हम उनसे ज़्यादा बढ़िया बोल जाएं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। बड़े आदमी हैं, बस ये चाहते हैं कि देश हमारा पूरा चेहरा देखे, हमारा नाम जाने और हमारे को नमस्कार करें। इसी तरह से मैं अमेरिका के जो नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स हैं उनके भी आपको नाम बताता हूँ। चार्ली मंगर का तो नाम सुना होगा, 99 ईयर्स में, अभी थोड़ा टाइम पहले डेथ हो गई है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे धनी इन्वेस्टर हैं। कॉर्ल इकॉन, ग्रोस सोरोस, बेंजामिन ग्राहम, पीटर लिंच, जिम सिमंस, जॉन पॉल्सन, ये 8-10 इन्वेस्टर हैं, जिसमें ये जो मतलब चार्ली मंगर भी बहुत रिच थे, उनकी डेथ हो गई है। और वॉरेन बफेट जो हैं वो अभी मौजूद हैं, उनकी एज भी करीब 96-7 ईयर्स हो रही है। स्टिल ही इन ए वर्किंग पोजीशन, ही डज नॉट फील हिमसेल्फ ए ओल्ड मैन। तो ये तो अच्छी बात है, खैर उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। लेकिन उन्होंने भी दुनिया के अंदर कोई भी संदेश दिया हो कि भाई फला शेयर मैंने खरीदा, मैंने इस कारण से खरीदा है, भाई खरीदते समय तो आप मत बताइए, क्योंकि आपको ये डर है कि वो शेयर महंगा हो जाएगा, पूरी दुनिया खरीदेगी। भाई खरीद चुको उसके तो मैंने तो 20 दिन बाद बता दो यार, मतलब कम से कम किसने खरीदा है। तो मेरा प्रश्न यही है कि बड़े जो टॉप रैंकिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने इस बाज़ार से लाखों करोड़ रुपया कमाया, लेकिन इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को क्या दिया? भाई इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर उनके छोटे भाई हैं, तो उनको भी कोई फ़ायदा बताओ ना यार, मतलब क्या बेनिफिट दिया, क्यों इनकी इम्पोर्टेंस हो। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं तो खुद सक्षम हूँ, मेरा खाना मैं खुद तैयार करता हूँ, यानी मेरी जो
खरीदना क्या है, एक अच्छी ठोस रिसर्च के बाद मैं कंक्लूड करता हूँ। और अब मुझे घाटे वाटे कुछ नहीं होते हैं, मतलब कोई मुझे लॉसेज नहीं होते हैं। आई एम ऑलवेज इन बेनिफिट। कोई बाई चांस टाइम भी कोई ठीक है, कोई शेयर 2-5% घट गया, मैंने 2 महीने बाद वापस ऊपर आ जाता है, कोई विशेष बात नहीं। मैं इन्वेस्टर हूँ, ना मैं ट्रेडर हूँ, ना मैं सटोरिया हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो मुझे आप ही मानिए ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मेरे लिए तो छोटा इन्वेस्टर भी मतलब रिस्पेक्टेबल है, छोटा आदमी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान उसकी भी गरीबी दूर करो। गरीबी दूर करने का एकमात्र जो तरीका है वो शेयर मार्केट है। तो सबसे बड़ी बात यही कहता हूँ, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ इसके पीछे कि साहब वो फला किताब लिखी है, अरे भाई 1000 पेज की अंग्रेजी में किताब लिख ली, अमेरिकन लैंग्वेज है, ठीक है वो इंग्लिश ही है चाहे, लेकिन वो लिखने की जो शैली है, स्टाइल है और डिज़ाइन है वो अमेरिकन है। और आप बेसिक चीज़ें ही नहीं समझते तो उस किताब से क्या समझ लोगे, मतलब वो तो किताब बेचने के लिए है। क्या समझ जाओगे आप, खुद सोचिए। मतलब मैं किताब में कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं उन किताबों में। वो खाली किताबें बेचने के लिए हैं, पैसा कमाने के लिए। जो कुछ आपको 5 टप्पे की बात है, हाँ इंडिविजुअल कंपनी को आपको सर्च आउट करना पड़ेगा, लेकिन एथिक्स तो 5 ही हैं। उन एथिक्स के चक्कर में, उन एथिक्स के रेफरेंस में आपको स्टडी करने में, ठीक है एक शेयर को कंपनी को मेरे को 15 दिन में लग जाते हैं, कई बार 10 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 2 घंटे में फाइनल कर देता हूँ, लेकिन एथिक्स तो 5-10 ही हैं बस। और है क्या, मतलब 10 मान लीजिए साहब उसका है नहीं। तो मैं खुद आपसे यही कहता हूँ कि बजाय किसी के चेहरे की ओर देखने के आप, अच्छा कई आदमी ये कहते हैं कि साहब हमारे जो पैसा कमाए हुए लोग हैं ना उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि पैसा कमाने से ज्ञान आता है क्या, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है वो, उनमें ज्ञान नहीं हो सकता क्या। एक कॉलेज का लेक्चरर है, एक कोचिंग सेंटर का टीचर है, वो खुद चाहे आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके पास पढ़ा रहा है, वो ज्ञान इतना है कि वो आईआईटी में एडमिशन के लिए तैयार करता है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, मतलब सेलेक्ट होते हैं। तो ये कहना साहब अगर किसी ने पैसा नहीं कमाया इसका मतलब उसको शेयर बाजार का ज्ञान भी नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग। जो कहते हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको मालूम हो गया होगा मैं किसकी ओर इशारा है मेरा। और वो ये भी कहते हैं 5 करोड़ से कम कमाने वाले से बात ही नहीं करता हूँ। यार ये क्या बात हुई, मतलब आपने फिर इंसानियत को कुचल दिया आपने। तो गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है क्या, वो इंसान नहीं है क्या, मतलब मैं नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो एक्चुअल एथिक्स की ओर ले जाया हूँ, जो मैं एथिक्स बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप खुद स्टडी करें। और जो सुहाने सुनहले स्वप्न दिखाने वाले लोग हैं उनसे भी दूर रहें, मतलब कि ये 50 शेयर खरीद लो 7 पीढ़ी दूर हो जाएगी, और ये ब्रेकआउट देने वाले हैं, ये 52 वीक लोएस्ट पे पड़े। अरे 52 वीक लोएस्ट पे पड़ा है, क्यों पड़ा है लोएस्ट? ग्रोथ है कि नहीं इसमें, ये बता तू तो। इस कंपनी में अगर ग्रोथ आने वाली है या आएगी, 6 महीने बाद आ जाए, साल भर आ जाए, वो कोई बात नहीं है। ग्रोथ आ सकने के क्या कारण है, क्या सिम्टम नजर आ रहे हैं, ये बताओ ना। ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं उनसे मेरा भी ये सवाल है। लेकिन ये बातें आपको महसूस नहीं हो सकती, ये हमको महसूस होती हैं। हम इन बातों को पकड़ते हैं, और वो कैसे पकड़ पाते हैं कि हमको नॉलेज है शेयर बाजार। पैसा हमने भी ठीक कमाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी कोई कमज़ोर हालत नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिसिटी करने से कोई मतलब नहीं है, अपने डींगे हाँकने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है किसी। और शेयर बाज़ार तो एक ऐसा फ्लेक्सिबल मार्केट है कि इसमें 1000, 500, 2000, 5000 रुपये से भी आप काम शुरू कर सकते हो। आप लगाइए 1000 रुपये महीना, मतलब म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए अच्छे से में छाँट करके, 500-500 रुपये महीना करके 2 म्यूचुअल फंडों में लगा दो, जो आपकी सेविंग लगा दीजिए, ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें। तो मेरा सिर्फ मतलब ये था कहने का कि ये जो गीत गाते हैं ना हम, वो गीत ना गाएं। और मेरा ये जो 5 स्टार इन्वेस्टर्स हैं इनसे भी ये निवेदन है कि भारत में ये इतना पैसा कमा लिया है इन्होंने, और कमाएंगे, कमाएं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है खूब कमाएं, बहुत सफल हो। कम से कम एक कॉलेज ही खोल दो यार,
कैपिटल मार्केट में एक कोर्स चला दो, पैसे लो लोगों से, फीस लो ना आप। मतलब आप 3-4 इंस्टीट्यूट इंडिया में खोल दीजिए, 100 करोड़ की लागत से खोल दो यार, पैसे लो ना, आप कमाई होगी उसमें भी, अपनी देख रेख में खोल दीजिए भाई। हाँ, 4 इंस्टीट्यूट खोल दो 4 करोड़ों पे देश में, तो प्रत्येक आदमी ये खोलेगा, ये 10-15 आदमी हैं तो 60 इंस्टीट्यूट हो गए, शेयर बाजार का काम सीखने वालों के लिए पर्याप्त है। मतलब 1 साल का कोर्स रख दीजिए, 8 महीने का रख दीजिए, कोर्सपोंडेंसी भी रखिए, फिजिकल एजुकेशन का भी रखिए। मेरा ये सुझाव है, वो माने न माने उनकी मर्जी है। आप लोग भी मेरी बात को पसंद आवे ना आवे, मुझे नहीं पता पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एजुकेशन इज सुप्रीम। शिक्षा, माँ सरस्वती की आराधना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आराधना है। लक्ष्मी की आराधना तो सब करते हैं, लेकिन सरस्वती की कोई नहीं करता। इसलिए मैं इन महानुभावों से, इन महान वीर पुरुषों से, लक्ष्मी पुत्रों से मेरा ये अनुरोध है कि वे कृपया इतना कर दें, मैं मत बताएं, सीक्रेसी है ठीक है, उनकी बिजनेस सीक्रेसी है, उनके एथिक्स हैं, लेकिन मेरा अनुरोध ये सिर्फ उनसे कि वो इतना कर दें कि एक एक व्यक्ति जो है ना, इनमें से 25-25 करोड़ की लागत से खोल दो यार, 50 बच्चों को ट्रेनिंग दो आप उसमें हर साल, वो 50 बच्चे ही 500 आदमियों को ट्रेनिंग देंगे। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ शेयर बाजार पर, ट्रेनिंग पर, इन पर। शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ है, मैं भी गरीब आदमी था, मैं आपसे बता रहा हूँ, गरीबी अगर दूर करनी है वो शेयर बाजार से दूर होगी। नौकरी में आप आईएएस बन जाओ, कितनी तनख्वाह मिलती है आईएएस को? एक जो आईएएस लड़का आज आईएएस बन के आएगा उसको 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी टोटल। नाम बड़े होंगे सब बड़े, पावर का भी दूर से लगता है एक पावर है, लेकिन पावर कुछ नहीं है, राज कानून का है। मैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर था, जनरल मैनेजर फाइनेंस था मैं, और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी मैडम नीलिमा जौहरी, नाम बता देता हूँ मैं आपको। 1 करोड़ रुपए के लूम खरीदने के टेंडर इन्वाइट किए गए। उन टेंडरों में वो सामान पहली बार खरीदा जा रहा था उस ऑफिस में। थोड़े से कुछ जो दूसरे डिपार्टमेंट खरीदते थे उनके मुकाबले उन लूम्स में, कपड़ा बुनने की लूम्स होती हैं, उन लूम्स में थोड़े क्वालिटी पैरामीटर्स को चेंज कर दिया गया था। टेंडर आ गए तो सवाल ये था कि आई वॉज हैविंग वीटो पावर थी मेरे पास में। तो मुझसे कहा गया कि साहब इन टेंडरों को तो अप्रूव करो, कमेटी के आप हेड हो मतलब। तो मैंने सिर्फ यही कहा था, एक ही वर्ड कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं देखना है इसमें, मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस लिख के दे दीजिए आप लोग जो ऑफिसर्स थे दूसरे, कि ये दरें उचित हैं, मैं अभी मोहर लगा देता हूँ टेंडर को। वो टेंडर भी पैसे देने में आया मेरे पास में, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, पैसे वैसे में लेता नहीं, हुई है सीधी बात है। तो कोई भी ऑफिसर ये लिख के देने को तैयार नहीं था कि ये दरें उचित हैं, तो मैंने कहा मैं कैसे कर दूँ इनको, मेरी ड्यूटी है ये देखना कि दरों का औचित्य सिद्ध किया गया या नहीं किया गया। तो वो जो मैडम नीलिमा जौहरी थी वो काफ़ी गुस्से में आती, मेरे पे गुस्सा नहीं करती थी। वो एक चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट थे, उन पे गुस्सा करती, जो दूसरे जो जनरल मैनेजर्स थे उन पे गुस्सा करती कि आप क्यों नहीं करवाते हो टेंडर अप्रूव, क्यों नहीं करते हो। और एक दिन उसने जोश में आके खुद ने अप्रूव भी कर दिया उस टेंडर को, अकेली नहीं। लेकिन उस मैडम को महसूस हुआ कि अगर शिकायत हो गई तो क्या होगा, क्या जवाब है उसके पास में। परचेज कमेटी से उस मैटर को छीन कर और विदाउट एनी पावर उसको अप्रूव कर दिया। उसको शाम को, सुबह 11 बजे अप्रूव किया था, शाम को 4 बजे उसको फाइल पर लिखना पड़ा आई कैंसिल माई अप्रूवल। तो ये सब कहने की बातें हैं, फला साहब वो हैं, ये कुछ नहीं है, राज कानून का है, कानून चलेगा। कहीं कहीं हो जाता है, बड़े बड़े सेक्रेटरी थे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, 2G स्पेक्ट्रम में जेल गए, कोयला घोटाले में जेल गए, मतलब। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ों की आप अपने मेहनत कीजिए, सीखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, जो सिंपल लोग हैं, जो बताते हैं प्रेम से। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।